नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि पुष्कर मेले में घोड़ों पर लगेगा 5% जीएसटी। अजमेर के पुष्कर मेले में घोड़ों की बिक्री पर 5% जीएसटी लगेगा। राज्य कर विभाग के उपायुक्त ने पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक को इस संबंध में एक पत्र लिखा है। मेले का विधिवत आगाज 30 अक्टूबर को झंडारोहण के साथ होगा, लेकिन 22 अक्टूबर से ही मेले में पशुओं का पहुंचना शुरू हो गया था। इसी दिन पशुपालन विभाग ने अपना ऑफिस भी यहां शुरू कर दिया। वोटर लिस्ट में 2 जगह नाम तो हो सकती है। सजा वोटर लिस्ट के विशेष गहन परीक्षण एसआईआर में प्रदेश के 70.55% वोटर्स को कोई दस्तावेज नहीं देना होगा। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बिहार में पहले फेज में दस्तावेज लेने से जो नैरेटिव बना था उससे हमने सबक लिया। हमने पहले ही वोटर्स की मैपिंग शुरू करवा दी। हमारे 70% से ज्यादा मतदाताओं को जिस दिन से एसआईआर की घोषणा हुई है उस दिन से ही कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं हुआ। सीएम भजनलाल बोले, इस साल बाड़मेर रिफाइनरी शुरू हो जाएगी। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राजस्थान की बाड़मेर रिफाइनरी इस साल दिसंबर से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री आज कोलकाता में प्रवासी राजस्थानी मीट को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आपको यह जानकर खुशी होगी कि लंबे समय से बहुप्रतीक्षित एचपीसीएल की रिफाइनरी इस साल दिसंबर में शुरू होने वाली। बाड़मेर के ढोरों में हमारी रिफाइनरी दिसंबर के महीने में प्रारंभ होने वाली। इसके साथ ही वहाँ पर पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी स्थापित किया जा रहा है। डाउन स्ट्रीम उद्योग के लिए राजस्थान पेट्रो जोन विकसित किया जा रहा है। दरगाह को लेकर याचिका करने वाले विष्णु गुप्ता पर हमला। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने को लेकर अजमेर कोर्ट में याचिका करने वाले हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता पर उत्तराखंड में हमला हुआ। यह हमला मंगलवार को करीब 3 बजे उस समय हुआ जब वह परिवार सहित ऋषिकेश से दिल्ली लौट रहे थे। स्कूटी पर आए 2 युवक वारदात के बाद फरार हो गए। बीच सड़क हुई मारपीट और हमले में उनके सिर में भी सूजन आई है। कान के पास 4 टांके लगे हैं। गुप्ता ने कोतवाली, ऋषिकेश, उत्तराखंड में मामला दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। 1 अप्रैल 2026 से नया शिक्षा सत्र शुरू करने से शिक्षकों में उलझन। राजस्थान में नया शिक्षा सत्र अब 1 अप्रैल 2026 से शुरू करने की कवायद शुरू हो गई है। इस संबंध में शिक्षा विभाग के शिविरा पंचांग की बैठक में निर्णय किया गया कि आगामी सत्र समय पर प्रारंभ हो सके, इसके लिए इस बार सभी परीक्षाओं का समय पूर्व निर्धारित कर दिया गया है। हालांकि यह निर्णय बीच सत्र में आने से शिक्षकों और स्कूल प्रबंधन को ऊहापोह में डाल गया है। दीपावली अवकाश के बाद अब शिक्षक कोर्स पूरा करने और अर्धवार्षिक परीक्षाओं की तैयारी में जुट गए। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर स्कूल में घटिया निर्माण पर नाराज दिखे। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने स्कूल के दौरे के दौरान क्लास की दीवार पर हाथ लगाया तो प्लास्टर झड़ने लगा, जिससे नाराज मंत्री ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा, भ्रष्टाचार करोगे तो बचोगे नहीं। कोटा में बारिश से खराब हुई फसलों को लेकर ऊर्जा मंत्री ने कहा कि पिछले 48 घंटे से लगातार बारिश के कारण कटाई के लिए तैयार धान की फसल बर्बाद हो गई, दाने झड़ गए हैं और किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है। उन्होंने कहा कि इस प्राकृतिक आपदा से किसान गहरे आर्थिक संकट में आ गए हैं। राजस्थान में श्रम सुधार की नई पहल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने श्रमिक कल्याण और व्यापारिक गतिविधियों के विस्तार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ने राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान संशोधन अध्यादेश 2025 और राजस्थान कारखाना संशोधन नियम 2025 को अनुमोदन प्रदान किया है। इन अध्यादेशों से राज्य में व्यापारिक माहौल को प्रोत्साहन मिलेगा और श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा भी सुदृढ़ होगी। अध्यादेश के तहत अब 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे किसी भी दुकान या वाणिज्य संस्थान में कार्य नहीं कर सकेंगे, जिससे बाल श्रम पर प्रभावी अंकुश लगेगा। प्रशिक्षु की न्यूनतम आयु सीमा 12 वर्ष से बढ़ाकर 14 वर्ष कर दी गई है। वहीं 14 से 18 वर्ष के किशोरों को रात्रिकालीन कार्य से पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। इससे बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के बेहतर अवसर मिले। फर्जी गिरदावरी और गलत रजिस्ट्रेशन पर होगी कार्रवाई। सहकारिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गौतम कुमार दत्त ने खरीफ 2025 में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर उपज खरीद के संबंध में सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने फर्जी गिरदावरी और गलत रजिस्ट्रेशन पर कार्रवाई करने का आदेश दिया ताकि वास्तविक किसानों को योजना का लाभ मिल सके। दत्त ने कहा, जिन लोगों ने बुवाई के विपरीत फर्जी गिरदावरी दर्ज कराई उनके विरुद्ध संबंधित कलेक्टर की ओर से कार्रवाई की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि फर्जी गिरदावरी के आधार पर किए गए सभी रजिस्ट्रेशन निरस्त किए जाएं। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पत्नी की हालत नाजुक। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पत्नी इंदिरा देवी की बुधवार सुबह अचानक तबीयत बिगड़ गई। घर पर सुबह बेहोश मिलने पर उन्हें एसएमएस अस्पताल लाया गया। अस्पताल की मेडिकल इमरजेंसी में चिकित्सकों की टीम ने उपचार शुरू किया है। इंदिरा देवी को हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उन्हें तुरंत आईसीयू में वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया। चिकित्सकों के अनुसार उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है।
राजस्थान के 11 जिलों में आज बारिश का अलर्ट। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात के कारण राजस्थान में बारिश का दौर जारी है। बुधवार को भी 11 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इससे पहले मंगलवार को भी प्रदेश में अच्छी बारिश हुई। 1 से लेकर 5 इंच तक पानी बरसा। इसके कारण कई बरसाती नदियां फिर से बहने लगी। बांध, तालाबों, झीलों से पानी छोड़ना पड़ा। दिन भर बादल छाए रहने, बारिश होने से मौसम भी अचानक ठंडा हो गया है। जयपुर, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, उदयपुर और कोटा संभाग के जिलों में मंगलवार दोपहर बाद हल्की शीतलहर चलने लगी। इन संभागों के अधिकांश जिलों में दिन का अधिकतम तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हुआ। आरसीए विवाद, खिलाड़ियों के गलत सिलेक्शन पर सरकार करेगी जांच। राजस्थान खेल परिषद ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन आरसीए की एडहॉक कमेटी के कन्वीनर दीनदयाल कुमावत के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। परिषद के सचिव सुनील भाटी को पूरे मामले की जांच का जिम्मा सौंपा गया है। खेल विभाग के शासन सचिव नीरज कुमार पवन ने बताया, एडहॉक कमेटी के 4 सदस्यों पिंकेश जैन, मोहित यादव, आशीष तिवारी और धनंजय सिंह खींवसर ने खेल मंत्री और सहकारिता विभाग के अधिकारियों से शिकायत की थी। जल जीवन मिशन से वंचित ये गांव अब ईआरसीपी से जुड़ेंगे। अलवर जिले के 289 गांव जल जीवन मिशन से अब तक अछूते रह गए हैं। इन गांवों में घर घर नल कनेक्शन से पानी पहुंचाने के लिए अब ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट ईआरसीपी के तहत योजना तैयार की जा रही है। हालांकि यह प्रोजेक्ट लंबा है, ऐसे में पानी पहुंचने में 5 से 6 साल का समय लग सकता है। यही नहीं, पहले जल संसाधन विभाग का प्लान तैयार करेगा। उसके बाद घर घर जल पहुंचाने का काम जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की ओर से किया जाएगा, जिसका अलग से प्लान बनेगा। बीसलपुर बांध का 7 दिन बाद फिर खोला एक गेट। बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ने से एक बार फिर इस सीजन में दूसरी बार 7 दिन बाद मंगलवार दोपहर को एक गेट खोल दिया। गेट नंबर 10 को आज दोपहर 12:50 पर आधा मीटर खोलकर प्रति सेकंड 3005 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। इसी के साथ एक बार फिर बनास नदी में पानी का स्तर बढ़ गया है। कई रपटों और पानी आ गया है। ऐसे में अब इनसे निकलना जानलेवा हो सकता है। सरकारी स्कूलों व हॉस्टलों में स्वदेशी सामान का होगा उपयोग। शिक्षा विभाग ने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि सभी सरकारी स्कूलों में विदेशी कंपनियों के उत्पादों का उपयोग अब पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। स्कूलों में अब सिर्फ सरकारी एजेंसियों द्वारा निर्मित स्वदेशी वस्तुओं का ही उपयोग किया जाए। इस पहल से मेक इन इंडिया मिशन को नई गति मिलेगी और साथ ही ग्रामीण कारीगरों, महिलाओं एवं किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी। स्वयं सहायता समूहों को भी संबल मिलेगा। सीकर में एसआईआर को लेकर राजनेताओं की ट्रेनिंग शुरू। वोटर्स लिस्ट के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम एसआईआर 2026 के तहत राजनीतिक दलों के डेलीगेट्स को जिला निर्वाचन अधिकारी मुकुल शर्मा की अध्यक्षता में पहली ट्रेनिंग दी गई। पॉलिटिकल पार्टियों के डेलीगेट्स और उनके बूथ लेवल एजेंट को एसआईआर अभियान के संबंध में पूरी जानकारी दी गई ताकि वे इस अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी निभा सकें। राजस्थान में पेंशनर्स को बड़ी राहत। राज्य सरकार के किसी भी विभाग में कार्यरत कर्मचारी के आकस्मिक निधन के बाद अब उनके परिजनों को फैमिली पेंशन के लिए पेंशन कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वित्त विभाग ने परिजनों को राहत देते हुए पेंशन प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। वित्त विभाग के मुताबिक पेंशन सॉफ्टवेयर 3.0 में नया प्रावधान जोड़ा गया है, जिसके तहत मृतक कर्मचारी या पेंशनर के परिजन अब अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से घर बैठे ही फैमिली पेंशन के लिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदन संबंधित नियोक्ता विभाग के नियंत्रण अधिकारी को ऑनलाइन भेजा जा सकेगा, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और त्वरित होगी। राज्य स्तरीय अर्धवार्षिक परीक्षा के आयोजन की रूपरेखा तय। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बीकानेर ने सत्र 2025 से 26 के लिए राज्य स्तरीय अर्धवार्षिक परीक्षाओं की समय सारणी और परीक्षा संचालन से संबंधित दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। विभाग के आदेशानुसार ये परीक्षाएं आगामी 20 नवंबर 2025 से 1 दिसंबर 2025 तक आयोजित की जाएंगी। शिविरा पंचांग में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा का संचालन प्रदेश भर के सभी विद्यालयों में समान तिथियों पर होगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह परीक्षा व्यवस्था राज्य स्तर पर तैयार की गई है ताकि मूल्यांकन प्रणाली एक रूप और पारदर्शी बनी रहे। विधायक मुकेश भाकर के पैर फ्रैक्चर मामले में नया अपडेट। कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर के पैर फ्रैक्चर मामले में नया अपडेट आया है। डीडवाना कुचामन पुलिस ने विधायक भाकर के पुलिस लाठीचार्ज से पैर फ्रैक्चर होने का खंडन किया है। साथ ही पुलिस ने स्पष्टीकरण देते हुए एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है। ये वीडियो डीडवाना कुचामन जिला कलेक्ट्रेट के बाहर हुए उसी विरोध प्रदर्शन का है, जिसमें विधायक मुकेश भाकर पर पुलिस लाठीचार्ज में घायल होने की बात कही जा रही है। इस पर पुलिस ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि 27 अक्टूबर को किसानों के प्रदर्शन में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बैरिकेडिंग की गई थी। इसी दौरान लाडनू विधायक भाकर बैरिकेड पर चढ़कर प्रदर्शन करने लगे, तभी वो खुद चोटिल हो गए।
युवा महोत्सव 2025 राजस्थान में शुरू हुआ। पंजीकरण युवा मामले एवं खेल विभाग की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2025 का पंजीकरण शुरू हो गया। इस बार का महोत्सव प्रदेश भर के युवाओं के लिए अपनी कला और प्रतिभा को प्रदर्शित करने का सुनहरा अवसर लेकर आया है। विभाग के अनुसार 15 से 29 वर्ष की आयु वर्ग के युवा इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। इस वर्ष जिला स्तर और संभाग स्तर पर युवा महोत्सव का आयोजन किया जाए। कार्यक्रम का उद्देश्य राजस्थान की पारंपरिक और लोक कलाओं को बढ़ावा देना और नई पीढ़ी को सांस्कृतिक धरोहर से जोड़ना है। 30 अक्टूबर तक चलेगा पंजीयन अभियान। राजस्थान में 15 नवंबर तक बारिश से टूटी सड़कों की मरम्मत को प्राथमिकता। राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांश पंत ने मंगलवार को सचिवालय में सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी और एनएचएआई की चल रही परियोजनाओं की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और सभी कार्य त्वरित गति तथा पूर्ण गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाए। राज्य सरकार ने अस्थायी मरम्मत के लिए 645 करोड़ रुपए और स्थायी मरम्मत के लिए 800 करोड़ रुपए का बजट पहले ही जारी कर दिया। विभाग द्वारा कार्य शुरू कर दिए गए हैं और मुख्य सचिव ने 15 नवंबर तक पेच रिपेयर वर्क उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश।